हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित शुक्ला एंड वेलकम टू द लॉजिकल अकाउंटिंग। तो आज की क्लास से हम अपने एक नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में हर साल आता ही आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इवन इफ दिस ईयर आपका जो है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर वाला सिस्टम हो गया है, फिर भी ये टॉपिक जो आपका सेकंड सेमेस्टर में है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मिनिमम 6 to 8 मार्क्स में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर, देखिए कोई भी चैप्टर अगर आप स्टार्ट करते हो तो उसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि सर ये चैप्टर किस बारे में है, क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद हम जाते हैं कि अच्छा ठीक है अब मीनिंग क्लियर हो गई तो इसको हम कैसे प्रोसीड करने वाले हैं, राइट। सो लेट्स आंसर फर्स्टली व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, सो यू कैन सी इट हियर कैश फ्लो स्टेटमेंट, जैसे कि अब मतलब मीनिंग से ही आप वर्ड से ही इसकी मीनिंग इंटरप्रेट कर पा रहे होगे कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब क्या है कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है सर, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमें क्या बताता है सर, फ्लो बताता है। ठीक है, और किसका फ्लो बता रहा है सर, फ्लो ऑफ कैश। अभी ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, ये हम सिर्फ वर्ड को लेके अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है सर, एक स्टेटमेंट है जो हमें क्या बता रहा है सर, फ्लो बता रहा है, किसका, कैश का। अब यहां पे ये बात आप समझिए कि सर फ्लो का मतलब क्या होता है। तो देखिए फ्लो में दो चीजें हो सकती हैं, एक सर इनफ्लो और दूसरी हमारी क्या हो सकती है, आउटफ्लो। ठीक है, तो इनफ्लो का मतलब क्या हो गया सर, बिजनेस में पैसे का आना, और आउटफ्लो का मतलब क्या हो गया, बिजनेस से पैसे का जाना। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट हो गया फिर जो हमें ये बताता है कि पैसे कहाँ कहाँ से आए और कहाँ कहाँ पे चले गए। ठीक है, लेकिन सर सेम चीज़ तो फिर क्लास 11 में हमने पढ़ा था कैश बुक और कैश अकाउंट के बारे में, वो भी तो यही बताता था। उसमें दो साइड होती थी सर लेजर में, एक हमारी डेबिट साइड होती थी और एक हमारी क्रेडिट साइड होती थी। डेबिट साइड पे हम लिखते थे सर कि कहाँ कहाँ से कैश हमें मिल रहा है, और क्रेडिट साइड पे हम लिखते थे कि कहाँ कहाँ हमारा कैश जा रहा है। तो सर फिर डिफरेंस क्या हुआ कैश फ्लो स्टेटमेंट में और कैश अकाउंट में, नीड ही क्या है फिर इस टॉपिक को पढ़ने की। ठीक है, तो आते हैं उस पर। देखिए नाम भले ही इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट है, बट ये सिर्फ कैश का फ्लो नहीं बताता, ये दो चीजों का फ्लो बताता है सर, फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या हो गया सर, कि जो चीज कैश तो नहीं है बट कैश के बराबर ही मानी जानी चाहिए। नॉर्मली कोई भी चीज जो विद इन 3 मंथ कैश में कन्वर्ट हो जाए उसको हम कैश इक्विवेलेंट मान सकते हैं। एग्जाम्पल कुछ हैं जो आप समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बैंक बैलेंस, बैंक में आपके जो भी पैसा पड़ा है सर वो कैश इक्विवेलेंट है, क्योंकि हम जब चाहे उस पैसे को निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई चेक इन हैंड है सर, आपके पास कोई चेक पड़ा है सर, वो भी कैश इक्विवेलेंट है, हम बैंक में जाएंगे उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज आपको याद रखनी है सर, वो क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती है सर, देखिए सिक्योरिटीज का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, जो इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हें हम सिक्योरिटीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल शेयर्स हो गए, डिवेंचर हो गए, ये सारी सिक्योरिटीज हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब क्या है, जो मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट में ट्रेड होते हैं। तो अभी आप सिंपल लैंग्वेज में बस इतना आप समझ सकते हो कि सर मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब हमारा कुछ नहीं है, बस इसका मतलब हमारा क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यानी कि अगर हम समराइज करना चाहें तो सर कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच शोज द इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है, गुड। बस इसमें एक छोटी सी चीज आपको और ऐड करनी है, फिर आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट की मीनिंग कंप्लीट हो जाएगी। क्या है वो छोटी सी चीज, समझते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें सर सिंपल सी चीज बता रहा है कि कहां कहां से पैसा हमारे बिजनेस में आया और कहां कहां से पैसा हमारे बिजनेस से बाहर चला गया। ठीक है, इनफ्लो और आउटफ्लो। ठीक, और सिर्फ कैश का नहीं, कैश इक्विवेलेंट का भी। एक एक्स्ट्रा चीज जो आपको समझनी है कि सर देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट नो डाउट
इनफ्लो और आउटफ्लो तो बता रहा है, लेकिन वो इस इनफ्लो और आउटफ्लो को 3 कैटेगरी के बेसिस पे बताता है। यानी कि कैटेगरी नंबर 1 से ये इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ, कैटेगरी नंबर बी से ये इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ, और कैटेगरी नंबर सी से ये इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ। ठीक है, अब वो कौन सी 3 कैटेगरीज होती हैं, चलिए समझते हैं। वो 3 एक्टिविटीज कौन है सर? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब ये एक्टिविटीज होती क्या है और हम कैसे पता करेंगे कि कौन से ट्रांजैक्शन किस एक्टिविटी में आते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए, ऑपरेटिंग बहुत ही सिंपल है। ऑपरेटिंग का सिंपल सा मतलब क्या हुआ सर, कि जो भी ट्रांजैक्शंस आपके डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में आते हैं वो सब ऑपरेटिंग है। फॉर एग्जांपल, जो सैलरी आप अपने एम्प्लॉयज को पे करते हो ऑपरेटिंग है, जरूरी है बिजनेस चलाने के लिए। वेजेस जो आप पे कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आप पे कर रहे हो, ये सारी चीजें क्या है हमारी ऑपरेटिंग है, क्योंकि हमारे बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, डेटर से जो आपको कैश मिल रहा है वो भी आपका ऑपरेटिंग है, क्रेडिटर को जो आप पे कर रहे हो वो भी आपका ऑपरेटिंग है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी आती हैं ऑपरेटिंग में। गुड, अब समझते हैं इन्वेस्टिंग का। तो देखिए, इन्वेस्टिंग में क्या चीजें आती हैं, मेनली 2 चीजें हमारी। एक तो सर हमारी होती है फिक्स्ड एसेट और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपके बिजनेस में जो भी फिक्स एसेट्स हैं, चाहे वो टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, और जो भी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, उसको जब भी आप परचेज करते हो तो आपका पैसा बिजनेस से बाहर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बिल्डिंग परचेज करते तो बिल्डिंग तो बिजनेस में आई, लेकिन कैश बिजनेस से गया, तो ये हमारा क्या हो गया, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो हो गया। ठीक है, तो सारी ही फिक्स्ड एसेट और सारे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की परचेज और सेल, ये दोनों हमारी क्या है सर, इन्वेस्टिंग। ये तो एक चीज हो गई, मैंने आपसे बोला था 2 चीजें होती हैं। इसके अलावा एक और चीज होती है, और वो क्या होती है, इस इन्वेस्टमेंट पे अगर आप कोई इनकम अर्न कर रहे हो, राइट, तो एनी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये भी आपकी इन्वेस्टिंग में ही आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सा है। चलिए, फॉर एग्जांपल, आपको अगर कोई रेंट रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो वो आपकी इन्वेस्टिंग हो गई। कैसे? सपोज करो अगर मेरा बिजनेस फर्नीचर का है तो मैं फर्नीचर खरीदता और बेचता हूं। अगर मैंने अपना कोई एक पर्टिकुलर रूम अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया था और उससे मैं जो रेंट रिकवर कर रहा हूं, वो मेरे लिए एक नो डाउट इनकम है। बट क्या ये मेरा मेन ऑपरेशन है, ये मेरा मेन बिजनेस है कि मैं घर किराए पे दूं और उससे रेंट कमाऊं? नहीं। तो ये फिर मेरी कौन सी एक्टिविटी हो गई? इन्वेस्टिंग। सिमिलरली, मेरा सेम फर्नीचर का ही बिजनेस था, लेकिन मैंने किसी XYZ कंपनी के शेयर खरीद के रखे हैं और उन शेयर्स पे मुझे डिविडेंड रिसीव हो रहा है। तो ये डिविडेंड रिसीव भी मेरा क्या हो गया? इन्वेस्टिंग, क्योंकि ये मेरा मेन ऑपरेशन नहीं है दूसरी कंपनीज के शेयर को बाई करना और फिर डिविडेंड रिसीव करना। तो अब आते हैं फाइनेंसिंग में। देखिए, फाइनेंसिंग और आसान है। फाइनेंसिंग में आपको याद रखना है सर 2 चीजें, एक तो फंड और दूसरी उस फंड की सर्विस कॉस्ट। ये दोनों फाइनेंसिंग होती है। अब फंड का मतलब क्या है? फंड का मतलब तो आप जान ही रहे हो, पैसा। ठीक है, लेकिन यहां हम किस फंड की बात कर रहे हैं? फंड फॉर लॉन्ग रन। आपके बिजनेस को लॉन्ग रन में चलाने के लिए जो भी पैसे की आपको नीड होती है, वो सब हम फंड में कैटेगराइज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, शॉर्ट रन में बिजनेस किससे चलता है? वर्किंग कैपिटल से। ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन में बिजनेस कैसे चलेगा? आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए। ठीक है, और वो कैपिटल आप कैसे कैसे रेज कर सकते हो? तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, हमने क्या किया? शेयर इशू कर दिया। ठीक है, तो इशू ऑफ शेयर, जब भी आप शेयर इशू कर रहे हो तो वहां पैसा आ रहा है, इनफ्लो है और फाइनेंसिंग का है। ठीक है, आपने डिवेंचर इशू कर दिया बिजनेस चलाने के लिए, भाई कैपिटल की नीड है तो हम डिवेंचर इशू कर सकते हैं। या हमने बैंक से लोन ले लिया लॉन्ग रन के लिए, शॉर्ट रन वाला लोन इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, लॉन्ग रन के लिए, तो वो हमारा क्या हो गया? वो भी हमारा फंड हो गया। और इन फंड की सर्विस कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट का मतलब कि ये फंड पाने के लिए क्या आपको देना पड़ रहा है, वो सर्विस कॉस्ट होती है। जैसे शेयर्स पे हम क्या करेंगे? डिविडेंड पे करेंगे सर। डिवेंचर पे क्या पे करेंगे सर? इंटरेस्ट पे करेंगे। सिमिलरली, बैंक लोन पे भी आप क्या करोगे? इंटरेस्ट पे करोगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? फाइनेंसिंग हो गया। अब यहां पे एक चीज आपको जो समझनी है कि चाहे आप CBSE बोर्ड से हो या ISC बोर्ड से हो, दोनों में ही काउंसिल ने और बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन दी है जिसमें ये बोला गया है कि देखिए, नॉर्मली फंड में तो लॉन्ग टर्म चीजें ही आती हैं, लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म लोन है, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन,
जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट एक शॉर्ट टर्म लोन है, तो भले ये शॉर्ट टर्म है फिर भी आप इसको फाइनेंसिंग ही मानेंगे, सिर्फ ये एक है। सिमिलरली करंट इन्वेस्टमेंट जो होती है उसको आपको क्या मानना है, कैश और कैश इक्विवेलेंट मानना है, ठीक है। चलिए फटाफट से समराइज करते हैं। तो सर कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? सर कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है सर विच शोज, जो हमें दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है सर, फ्लो मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों, किसका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब इसमें दो टर्म है समझने वाली सर, पहली क्या कि सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है, ठीक है, और दूसरी क्या है सर, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग क्या है। तो इसमें हमने क्या समझा कि सर कैश और कैश इक्विवेलेंट में हमारा क्या आ जा रहा है, कैश, चेक इन हैंड, बैंक बैलेंस, और लास्ट वन करंट इन्वेस्टमेंट जिसे हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटी भी कहते हैं, एक चीज। दूसरी सर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग क्या है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जो हमारे डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब जो कि हमारा फिक्स एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस एनी इनकम फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट इससे रिलेटेड है, और फाइनेंसिंग हमारी सर बिजनेस के लिए पैसा जुटाने, जुगाड़ करने, यानी कि शेयर इशू करना, डिवेंचर इशू करना, प्रेफरेंस शेयर इशू करना, बैंक से लोन लेना, तो फंड, और प्लस ऑफ कोर्स फंड की रीपेमेंट भी आएगी, जैसे अगर हम डिवेंचर को रिडीम कर रहे हैं, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हैं, लोन को रीपे कर रहे हैं, तो यहां पे सेम फाइनेंसिंग है बट इस टाइम इस बार आउटफ्लो हो गया, ठीक है। तो फंड और फंड की सर्विस कॉस्ट यानी कि डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड एंड अदर थिंग्स, राइट, ओके। तो आई होप मीनिंग क्या होती कैश फ्लो स्टेटमेंट की ये आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर ये आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो अब इस पे आ जाते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता कैसे है, ओके। तो मेथड्स की अगर हम बात करें जिससे कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम बना सकते हैं, तो मेनली हमारे दो मेथड्स होते हैं। एक होता है सर हमारा डायरेक्ट मेथड, ठीक है, और सेकंड हमारा होता है सर इनडायरेक्ट मेथड। अब इसमें से जो डायरेक्ट मेथड है ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना डायरेक्ट, सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में, सारे क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट मेथड के ही करने हैं। लेकिन फिर भी इवन इफ दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, हम समझ लेते हैं कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि अगर आप कॉमर्स फील्ड में आगे कंटिन्यू करते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो हो सकता है डायरेक्ट मेथड आपको तब देखना पड़ जाए, ठीक है। तो समझते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या है। अच्छा एक चीज और, आपने देखा कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट चीजों को कैटेगराइज कर रहा है तीन बेसिस पे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो ये जो डिफरेंस होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, ये डिफरेंस सर सिर्फ ऑपरेटिंग में आता है, मतलब चाहे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो या फाइनेंसिंग हो, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों ही तरीकों में वो एक जैसे फंडेज को फॉलो करके बनती है, ठीक है। तो मेन जो डिफरेंस होता है सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, वो किस में आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अब वो डिफरेंस क्या है, चलिए उसको समझते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपने इस डिफरेंस को क्लियर अप करने के लिए। सपोज करिए कि आपके स्कूल में इस समय, खैर लॉकडाउन हो ना हो आपके इस सिटी में कह नहीं सकते, सपोज करते हैं कि बहुत सारे बच्चे स्कूल में हैं, ठीक है, और इस भीड़ से, इन बहुत सारे बच्चों की भीड़ से मुझे 12th के बच्चों को अलग करना है, ठीक है, और उसमें भी 12th के बच्चों को हमें 3 बेसिस पे अलग करना है सर। वो बच्चे जो बायो लिए हैं, बायो जिन्होंने ऑप्ट किया है, वो जिन्होंने मैथ्स ऑप्ट किया है, और तीसरे जिन्होंने कॉमर्स ऑप्ट किया है, ठीक है। तो मुझे ये इतने ही बच्चे चाहिए बस इस कैटेगरी वाले, और स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो दो ऑप्शन मेरे पास निकल के आ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है समझिए कि स्कूल में अलग अलग क्लास होती है, ठीक है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि बाकी सारी क्लासेस अलग हैं, और 12th की एक ही क्लास है, और उस एक क्लास में बायो, मैथ्स, कॉमर्स सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो 12th का आप ऐसे समझ सकते हो कि 12th के लिए सपोज कर लेते हैं कि एक हॉल है, और बाकी बच्चे जो 11th के हैं और 9, 10th, 8th उनका अलग अलग क्लास है, ठीक है। तो मुझे सिर्फ बायो, मैथ और कॉमर्स वाले 12th वाले चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो सर मैं इस भीड़ में जो अदर क्लासेस है उसमें तो मैं जाऊंगा ही नहीं,
मैं सीधे कहाँ पहुंचूंगा सर, उस हॉल में पहुंचूंगा, ठीक है। और फिर इस हॉल में से मैं क्या करूंगा, जितने बायो के बच्चे होंगे उनको एक अलग रूम में भेज दूंगा, जितने मैथ्स वाले होंगे उनको अलग भेज दूंगा, और जो कॉमर्स वाले होंगे उनको अलग भेज दूंगा, ठीक है, हो गया। चलिए, ये होता है डायरेक्ट सिस्टम। अब इनडायरेक्ट क्या होता है, थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, इनडायरेक्ट क्या करता है, इनडायरेक्ट बोलता है भैया कि एक बहुत आसान सी चीज करनी है सर, आप एक काम करिए, अभी के लिए आप समझ लो कि ये हॉल नहीं है, ठीक है, अब हॉल नहीं है और ये सारे बच्चे क्या हैं, हॉल में नहीं बैठ रहे हैं, सारे के सारे चाहे वो 9th के हों, 10th के हों, 11th के हों, सब एक ही जगह पे हैं, ठीक है, 12th वाले भी सब एक जगह हैं, हॉल नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सर इस भीड़ में से जो भी बच्चे, और मुझे सपोज करो सिर्फ कॉमर्स वाले चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इस भीड़ में से जितने भी मैं अलग रूम में नहीं भेज रहा, इस ऑप्शन में जितने भी नॉन कॉमर्स हैं, चाहे वो 11th 12th वाले हों या अदर क्लासेस वाले हों, उन सबको मैंने बोल दिया कि भैया ऐसा है, आप निकल जाओ यहां से, ठीक है, आप लोग यहां से जाओ, ठीक, इनको मैंने बोला कि आप यहां से जाओ। अब जो बचे, क्या ये कॉमर्स वाले होंगे सर, बिल्कुल, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके कुछ क्लासमेट्स इधर उधर ग्राउंड में, फील्ड में घूम रहे हों, तो जो घूम रहे होंगे उनको आपको क्या करना है, सपोज करो ये घूम रहे थे, तो इनको आपको बुला के यहां पे बैठा देना है, ठीक है। तो ये होता है इनडायरेक्ट मेथड। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, आज ये एग्जाम्पल अगर आपको क्लियर हुआ थोड़ा बहुत भी तो कोई दिक्कत नहीं। अभी डायरेक्ट मेथड को हम रिलेट करेंगे अपने प्रैक्टिकल कैश फ्लो स्टेटमेंट से, और इनडायरेक्ट को अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट पे थोड़ा सा समझते हैं। देखो, जो बायो है उसको आप सपोज कर लो कि ये मेरा इन्वेस्टिंग हो गया सर, और मैथ्स वाले हमारे क्या हो गए सर, फाइनेंसिंग हो गए, और कॉमर्स हमारा क्या था, ऑपरेटिंग था, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया कि सर स्कूल में अलग अलग क्लासेस होती हैं, वैसे ही आप सपोज करो कि आपके लेजर में अलग अलग अकाउंट बने होते हैं, ठीक है, अलग अलग अकाउंट बने। हमें क्या चाहिए सर, हमें सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो भी कैश का लेजर होगा और जो भी कैश इक्विवेलेंट यानी बैंक का लेजर हो गया या फिर करंट इन्वेस्टमेंट का लेजर हो गया, हमें सिर्फ इन्हीं लेजर से मतलब है, बाकी से मतलब नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट से मतलब है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस भीड़ से, ये जो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारी क्लासेस थी, हम सारी क्लास में नहीं जा रहे, हम सिर्फ उन लेजर्स को ले रहे हैं, ठीक है, जिससे हमको मतलब है, यानी स्कूल की सारी क्लासेस को छोड़ के हम सिर्फ हॉल में गए, ठीक है। तो यहां हमने ले लिया करंट इन्वेस्टमेंट का लेजर, बैंक का लेजर और कैश का लेजर, ठीक है। अब इसमें ये क्या है, हमारे कैश और कैश इक्विवेलेंट है। हमें क्या चाहिए सर, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग चाहिए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, कैश अकाउंट पे गए, स्टार्टिंग से एक तरफ से स्टार्ट करेंगे। सपोज करो मैंने डेबिट से स्टार्ट किया। अब यहां मैं एक एक पॉइंट को ध्यान से देखूंगा, ठीक है। अगर वो ऑपरेटिंग हुआ तो मैं उसको ऑपरेटिंग में ले जाके लिख दूंगा, अगर वो इन्वेस्टिंग हुआ मैं इन्वेस्टिंग में ले जाके लिख दूंगा, अगर वो फाइनेंसिंग हुआ तो मैं उसको फाइनेंसिंग में ले जाके लिख दूंगा। और यही सेम प्रोसेस मुझे 1 बाय 1 करके तीनों के साथ करना है, ठीक है। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को उठा रहे हैं सर, और उसमें से जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लेजर को उठा रहे हैं, और उसमें से जो ऑपरेटिंग निकल के आ रहा है वो ऑपरेटिंग में लिख दिया, इन्वेस्टिंग को इन्वेस्टिंग में लिख दिया, और फाइनेंसिंग को फाइनेंसिंग में लिख दिया, ठीक है। तो हम कैश को ही ले रहे हैं और उसमें से ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग को अलग कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है हमारा डायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड ऐसे नहीं करता। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें हम समझेंगे अगली क्लास में, ठीक है। और ये डायरेक्ट मेथड आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। एक्चुअल जो चीजें आपको सीखनी है वो इनडायरेक्ट मेथड में ही सीखनी है। तो इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, किस तरीके से इनडायरेक्ट मेथड में ये एग्जाम्पल रिलेट होगा, वो सारी चीजें हम देखेंगे अगली क्लास में।